सेना के बारे में गलत कमेंट। उसने कहा कि तुम लोन पे जीते हो इसलिए तुम्हारे बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। क्या ये कोई मामूली कमेंट्स था? क्या इस मैटर में आरबीआई को तुरंत संज्ञान में लेना था? क्या इस मैटर में हाईकोर्ट को तुरंत संज्ञान में लेना था? और ऐसी स्थिति में डायरेक्ट ब्लॉक कर देते या एक बड़ी पेनल्टी 10-20 करोड़ रुपए इंपोज कर देते, तो हिंदुस्तान का इतिहास बन जाता रिकवरी एजेंट के लिए। लेकिन ये हुआ नहीं हुआ, डायरेक्ट कह दिया कि हमारी एम्प्लॉय नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अपने पास कोई भी इंसान आता है रिकवरी एजेंट के नाम पे, फोन करे तो कॉल रिकॉर्डिंग, और फोन करे तो कॉल रिकॉर्डिंग, और घर पे आए तो वीडियो रिकॉर्डिंग। पहला सवाल कौन सा होना चाहिए? कौन सी बैंक या एनबीएफसी से? कौन सी बैंक या एनबीएफसी से? ये रिकॉर्डेड चीज होनी चाहिए। सामने रिकॉर्ड करके भाई ये क्यों कर रहे हो? भाई मेरी प्राइवेसी है, तुझे भी सेफ्टी है, मैं तुझे बाहर थोड़ी जाऊँ। क्या निकलना चाहिए? ठीक है, थैंक यू सो मच। सर मैं कुछ कहना चाह रहा था तो। हाँ, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिए। इस अकाउंट में आपका ऑलरेडी 70,000 का होल्ड लगा हुआ है, आपने किसी को चेक दिया। अब सीधी सी बात है, व्यक्ति ने चेक बैंक में प्रेजेंट कर दिया, लेकिन आप उस स्थिति में नहीं हो कि आपका इसमें पेमेंट जमा भी करोगे तो माइनस में जाएगा, होल्ड लगा हुआ है, अब अकाउंट ऑलरेडी लीन है, तो वो तनाव भी आपको नहीं है। और बोलिए, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आर्बिट्रेटर आपके अकाउंट को होल्ड करता है, लेकिन उस पेमेंट को भी विड्रॉल करने के लिए उनको न्यायिक प्रक्रिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी बैंक उस पेमेंट को रिवर्स कर सकता है एनबीएफसी को या किसी और कंपनी को। ये है मुद्दे की बात। अब इसमें ये चीज आपके सामने क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ओके, तो दिमाग में आएगा कहां से? क्या नॉलेज सारा है, लेकिन उसको निकालेंगे तो जब उसकी जरूरत होगी। अब ये मान लेते हैं कि हमारा कोई भी लोन है और हमारा बैंक अकाउंट है, सबसे पहली बात तो क्या होती है वो समझनी है कि किसी बैंक अकाउंट के अंदर अगर आपके मल्टीपल ईसीएस हिट हो रहे हैं, मल्टीपल ईसीएस, उससे अगर आपका अकाउंट -16,000 हो गया, सिंपल सी गलती है, गलती से भी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, चैट किसी भी माध्यम से अगर मान लो इसमें 30,000 रुपए आ गए, तो वो 16,000 बैंक डायरेक्ट काटेगी, आपकी बैंक डायरेक्ट काटेगी और बैंक में उस बैंक में जमा हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2024 तक का यूपीआई बना दिया पहले से, ऐसे के अकाउंट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना। मेरी बात सुनो, अब बात ये है कि जिस अकाउंट में मल्टीपल ईसीएस हिट हो रहे हैं क्या, तो उसमें बैलेंस वैसे ही नहीं होगा। और दूसरी बात, जिस अकाउंट में माइनस हो रहा है उस बैंक में आपका सिक्योर अकाउंट होना चाहिए, ध्यान रखना, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। बाकी कुछ नहीं होता है, लोन की रिकवरी बैंक के नहीं करने में उनको जितनी दिक्कतें आ रही है, तो माइनस बैलेंस को रिकवर करना। सिक्योर लोन कहां से? बीओबी से। और बीओबी में कोई अकाउंट है जो आपका माइनस में जा रहा है? नहीं, माइनस में वो एक अकाउंट मेरा। मेरा कहना ये है, आपके जो लोन है जहां ईसीएस हिट हो रहा है और आपका खाता माइनस में गया, वो कौन सी बैंक? वो आईसीआईसी। और आईसीआईसी में कोई सिक्योर लोन है आपका? वैसे नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज दिक्कत नहीं करेगी। तो एक तो ये चीज होगी, अकाउंट माइनस में जा रहा है। अब होता क्या है कि मैक्सिमम इस बैंक से आपका ईसीएस कट रहा है, तो जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड इंट्रीम अवार्ड सेक्शन 17 कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, बैंक को भेज देते हैं लेटर आपके अकाउंट में लीन करने को, डेबिट फ्रीज करने को। आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाता है, यानी उसमें पैसा जाएगा तो सही, लेकिन आप निकाल नहीं सकते हो, और वो कैप लग गई आपकी 54,000 रुपए की, 54,000 का आर्बिट्रेशन का
आपका अवार्ड एक आइडिया। -16 पहले से ही है, तो -16 तो वो हो गया 54,000 ये हो गया, तो ये हो गए कितने 70,000 रुपए। अब आपके अकाउंट में यदि कितना भी पैसा आएगा पहले तो बैंक अपना माइनस रिकवर करेगा, ठीक है, लेकिन ये पैसा आपका होल्ड हो गया, लेकिन ये बैंक डायरेक्ट ले नहीं सकता, एनबीएफसी ले नहीं सकती है, उसके लिए उनको कोर्ट से ऑर्डर कराना पड़ेगा। वैसे नहीं ले सकते, बस होल्ड हो गया, तो वो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी सेटलमेंट होगा, लेकिन कंपनी को ये मालूम है अकाउंट में अभी 54,000 रुपए पड़े हुए हैं, वो हमने होल्ड करा दिए, तो सेटलमेंट में बस वो चीज आ गई, इसका इतना पैसा तो इनके पास है। तो ये चीज अपने को, वैसे भी बात बताओ, गवर्नमेंट सर्वेंट को छोड़ दे, अगर लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं तो वैसे भी अपने अकाउंट में पैसा होता का है, वो होता ही नहीं। दूसरी बात ये बात क्या चलना है, तो जैसे मान लीजिए कि ये वाला जिसमें आप बता रहे माइनस में जा रहा है अकाउंट, तो आपका नाम क्या है? शंकर वर्मा। अच्छा शंकर जी, ऐसा सवाल भी पूछोगे जो मुझे नहीं आएगा? नहीं पूछना है। एक बात बताऊं, मैं अपने आप को अपरिपूर्ण मानता हूं, मैं चाहूंगा कोई ऐसा सवाल भी आ जाए जिस, और मेरी एक चीज क्या मालूम है, जो बात हो रही वीडियो रिकॉर्डिंग पे हो रही है, अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं मुंह पे ना कहूंगा और मैं वापस निकल जाऊंगा किसकी तरह, अर्जुन की तरह दिव्यास्त्रों की खोज पे। हाँ बताइए जी, तो मैं ये सुनना, अच्छे सवाल है सुनना। तो जैसे मान लीजिए सेटलमेंट हो गया, फाइनली सब कुछ हो गया, तो पहला चीज तो ये कि जो ये चार्जेस माइनस वाले जो हैं ये क्या रिवर्स होंगे? ये नहीं होंगे, ये वाले रिवर्स हो जाएंगे, ये पैसा आपका फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा। जैसे आपने सेटलमेंट किया, अब आप इस पेमेंट से तो तुमको पेमेंट कर नहीं सकते हो क्योंकि आपका अकाउंट लीन है, ये लीन हो गया, लेकिन सेटलमेंट लेटर जब आपके पास आ जाएगा तो सेटलमेंट लेटर का पेमेंट मान लो जाके खुद कैश जमा करा दो, आप यूपीआई कर दो, दूसरे अकाउंट से कर दो, ये पेमेंट आपका फ्री हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो सकता है। ये उसके लिए फिर अपने को मेल करनी पड़ती है कंपनी की मेल आईडी पे कि मैंने आपका सेटलमेंट अमाउंट पेमेंट कर दिया है, आप मुझे ये अमाउंट इस अकाउंट से मेल कराए, इस अकाउंट को वापस अनफ्रीज करें। तो ये आपका 70,000 54,000 जो भी आपके अमाउंट में लगा था वो आपका फ्री हो जाएगा। मान लो ये तो जैसे आपने बताया कि ज्यादातर लोग फिर माइनस में रहता है अकाउंट, तो इस कंडीशन के अंदर मतलब फिर उस अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकते हैं ना? हाँ, और अगर आपका अकाउंट व्यवस्थित हो गया, दूसरे बैंकों के ईसीएस नहीं लगे हुए हैं, आगे ये परिस्थितियां नहीं आने वाली है, देन यू मे ऑपरेट। माइनस में है मान लीजिए अकाउंट, तो क्या बोलते हैं, अब -70,000 आपका अकाउंट, अब आपने सेटलमेंट कर, सुनो, सेटलमेंट कर लिया, ये 54,000 तो हट गए, लेकिन आपका अकाउंट 16,000 माइनस में रह गया, ठीक है। अब अपने को मालूम है कि यार मुझे अब इस अकाउंट की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, में चला जाएगा। एजेंट जो है ना वो आपके सीसीटीवी से नहीं डरेगा, मोबाइल से वो आपकी मोबाइल रिकॉर्डिंग से डरेगा, क्योंकि सीसीटीवी में आप खुद आ रहे हो भाई। सीसीटीवी में आपका पूरा परिवार आ रहा है, आपका घर आ रहा है, कहाँ आपका बेड पड़ा है, कहाँ आपकी फर्नीचर, कहाँ आपके अस्त व्यस्त कपड़े पड़े हैं, वो सारी चीजें आ रही है, घर के लोग आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, बीवी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग में कौन आ रहा है? सिर्फ वो आ रहा है। दूसरी बात, आपने एक चीज देखी, आजकल मेरी बातों से रिकवरी एजेंट ज्यादा प्रभावित है, आजकल वो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है उनकी रिकॉर्डिंग वायरल नहीं होती है, वायरल हमारी होती है। हाँ, मैं भी कर रहा हूँ डराने के लिए। अभी आपको सुनूंगा, एक बार हमारे एक साथी को सुबह फोन करके खुद रिकवरी एजेंट ने 112 नंबर फोन किया, मैं सुबह उन पर भड़का, गुस्सा आया और शाम को आक्रोशित लाइव हुआ। क्यों वास्तव में, अरे क्यों डरे हम? क्या तुम्हारी जितनी औकात नहीं है ना, तुम जितनी सैलरी कमाते हो उतनी तो मेरी सिर्फ एक लोन की एक EMI है। में ये लिखा गया था कि आर्बिट्रेटर हम अपॉइंट करेंगे, आर्बिट्रेटर की भाषा हमारी होगी, आर्बिट्रेटर का स्थान हमारा होगा, और हम तो साइन करके लेके आए। ये बात सही है? सभी एग्रीमेंट जो होते हैं उन पे लिखा होता है, आप देखना, आर्बिट्रेटर हमारा होगा, मतलब हम चयन करेंगे, आर्बिट्रेटर की भाषा, आर्बिट्रेटर का स्थान, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसे मानने के लिए आप बाध्य होंगे और आपने अपने साइन करना।
आपको मालूम है आप सब लोग आए तो मेरी तो एक इधर शर्त है, जब कैबिन से बाहर निकालोगे तो 51,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे तो ही बाहर आ सकते हैं। किस किस को पता है? मतलब हकीकत में आज मैंने ये रखा हुआ है कि जो व्यक्ति 51,000 रुपये जमा नहीं कराएगा वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। पहले तो बताया नहीं। हाँ? पहले तो बताया नहीं बताया मैंने, मैंने देखा नहीं आपसे बात हुई थी फोन पे, आपको बता दिया। नहीं, मेरे पास तो आपने व्हाट्सएप कॉल किया था मुझे, आपने चैट डिलीट कर दी थी। नहीं मैंने बता रखा था ना, फिर आपको यहाँ की जानकारी कैसे मिली आना वगैरह, मतलब कैजुअल बात कर रहे हैं। अब मैंने क्या कहा 51,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन क्या इस 51,000 रुपये के लिए मैंने कोई एग्रीमेंट आपके साथ एग्जीक्यूट किया? नहीं किया। अब अगर मैं 51,000 रखता भी हूँ और आप अगर मुझे नहीं दोगे तो मैं आपका क्या उखाड़ दूंगा? अगर मैंने कोई साइन करा के ले भी लिए और आपने मुझे 51,000 रुपये नहीं दिए तो मैं आपका हाथ पकड़ के, हम कल ललित जी को लेकर गए थे पुष्कर ब्रह्मा जी मंदिर, क्या एक जन का हाथ पकड़ लिया कि मेरे यहाँ जूते निकालोगे तो आगे जाओगे। यार मैंने कहा क्या हो रहा है, मैंने मंदिर जाना ही नहीं, मतलब हाथ पकड़ लिया इनका। मैंने जैसे ही घूर के देखा तुरंत छोड़ दिया। मैंने कहा यार अपने नेचर को दिखता हूँ क्या। तो एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाया भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2G ये कहती है कि ऐसा कोई भी करार जो विधितः प्रवर्तनीय नहीं हो वह शून्य होता है। यानी कि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर प्रावधान क्या है कि आर्बिट्रेटर दोनों की सहमति से चुना जाएगा, और कंपनी का एग्रीमेंट क्या है, हम चूज करेंगे। तो वो आर्बिट्रेशन एक्ट कानून बड़ा है कि कंपनी का एग्रीमेंट कानून बड़ा है। तो जब कानून में जो चीजें प्रावधान है, कानून में प्रावधान जिन चीजों का किया है, और यहाँ पे अगर हम अलग सोचते हैं क्या तो इनके एग्रीमेंट की वैल्यू क्या है? बस ये शून्य हो गया, ये वैलिडिटी वॉइड हो गया ये। तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी। मैंने पढ़ा था और एक वकील को पढ़ा था, और जिसके पास प्रश्न आप मैंने उससे पहले गया था, बहुत बड़े वकील हैं यहाँ के, वो बड़े बेस कहते हैं नया चालू करें, उन्होंने बोला क्या रीजन से आ रहा है सर, मेरा रीजन ये है कि आप कुछ लोन लिए थे, हम लोग लिया था, उसके बाद में पर्सनल लोन लिए थे, वो पर्सनल लोन तो मैंने ये नोटिस वगैरह सब बैंक को मैं भेज चुका हूँ, तो ट्राई नोटिस आपने बताया ट्राई नोटिस दिखाया, उन्होंने पढ़ा वो उनकी थी तो पढ़ते ना किस वकील के पास पहुँचे आप उनके बैंक से पैसा ले लिया, आपने चोरी करनी चाहिए ना, चोरी करने को आप बैंक से, तो भाई मैं तो आपका केस नहीं ले सकता, तो आप उनको पति मेरी बात अगर मानते तो आपको राय देता हूँ, आप मकान बेच दो। मैंने कहा सर मैं मर जाऊँगा, कभी मकान नहीं बेचूँगा, मैं बैंक से तो जो होगा वो देगा, तो ठीक है वो आप चलाएंगे। उसके बाद यूटिलाइज करते हैं तो हमको बेनिफिट मिलता है, और आर्बिट्रेटर के मैटर में भी यही चीज है। सर बिना आर्बिट्रेशन करे मतलब बिना कोर्ट के करे तो उसे अपने आप में बैंक में भेज दिया। सर एक बात बताऊँ मैं आपको, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब यस इस चीज को रिकॉर्ड करना, मैं अच्छी बात कह रहा हूँ कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से हम लोन के डिफॉल्ट हो गए। कंपनियां जितने फर्जीवाड़े करे, जितने तनाव करे, जितने विवाद करे, जितने नोटिस भेजे, जितनी फर्जी कार्रवाई करे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? कारण बताऊंगा। कारण ये है कि अगर कंपनी खुद का आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती है, सुनना मैं आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पे भी आऊंगा, क्या आ ही जाता हूं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पर आ ही जाता हूं, ये फोकस करने का सबको। मतलब यहाँ पे एक चीज समझ लेना, सर तो आगे कहाँ ले लीजिए। मतलब यहाँ पे अब मुद्दे की बात है, अपन क्या सोचते मालूम है, कंपनियां गलत कर रही है, लेकिन आज मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा कि कंपनियां जो भी कर रही है ना हमारे भले हमारे लिए अच्छा कर रही है, हमारे लिए अच्छा कर रही है, गलत करके तो फंस रही है। लेकिन उनको ये बातें मालूम नहीं पड़ रही है, उनको ये बातें
मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा ये ओके ठीक। अब बहुत मुद्दे की बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले सबको दिखेगा ना, दिखेगा दिख रहा है। जैसे सबसे पहले हमारे सामने जो एक दिक्कत आती है, वो सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, वो है आर्बिट्रेशन की, ठीक है। ये समस्या, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी पे बात करूंगा। हमारे दिमाग में पूरी तरह ये बात बैठी हुई है कि कंपनियां हमारे साथ गलत करती है, लेकिन मेरा कहना ये है कंपनियां हमारे साथ सही कर रही है। और हमारे तो गीता में भी लिखा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो इसमें यूं है कि समझना इस चीज को, कंपनी दो तरीके से आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर सकती है, दो तरीके से, और हमारे साथ कंपनी ये तरीका आजमा रही है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, हमको LRN नोटिस देगी, हमको BLN नोटिस देगी, हमको इंटीमेशन नोटिस देगी, और इन सारे नोटिस भेजने के बाद भी हमने पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी जाती है आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के अंदर। कंपनी जाती है आर्बिट्रेशन। सबसे पहले हमको आर्बिट्रेटर को समझना है कि आज मेरे और राजेंद्र जी के बीच में कोई झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो हमने किसी को भी कह दिया कि एक काम करो भाई रमेश जी, आप हमारे झगड़े को सॉल्यूशन करो। अब रमेश जी जो है वो राजेंद्र जी के मित्र हैं, तो क्या वो मेरा पक्ष लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि मैं तो रमेश जी को जानता ही नहीं है कौन, ठीक है। लेकिन बजरंग जी भाई साहब राजेंद्र जी के भी मित्र हैं और मेरे भी मित्र हैं, दोनों से रिश्ता है। अब हम दोनों ने इनको कह दिया भाई जो भी निपटारा करना है आपका करना है। अब बजरंग जी भाई साहब को फैसला करना है, लेकिन वो दोनों की बात को सुनेंगे, जो सही होगा उसके पक्ष में वो बात करेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, चाहे कंपनियां कितनी भी फर्जीवाड़ा करें, कितनी भी बदमाशी करें, लेकिन गलत कौन है? ये बात तो माननी है कि हम कहीं ना कहीं गिल्टी है। अब परिस्थितियां कुछ भी रही हो, चाहे हमने शेयर बाजार में लॉस खाया हो, चाहे मेडिकल ग्राउंड हो, चाहे कोई दूसरे हालात हो, किसी भी परिस्थिति के अंदर, तो ये कंपनी क्या करती है, आपको एक नोटिस भेजती है धारा 62 के अंतर्गत। कई लोग धारा 62 के नोटिस पे इतना घबराते जिसकी हद नहीं। धारा 62 क्या कहती है? धारा 62 ये कहती है कि आपको एक नोटिस आया, मेल पे आया, व्हाट्सएप पे आया, लिंक पे आया, जैसे भी आया, कि हम इस तारीख को आपका कॉन्सिलेशन यानी मध्यस्थता यानी कि सुलह वार्ता कराना चाहते हैं, आप दोनों पक्ष मौजूद हो, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ो, हम आपकी बात कराना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन निकालो। इतना तो आप भी जानते हैं, अपना पैसा होता तो हम पहले ही सॉल्यूशन कर लेते। धारा 62 को आप इग्नोर करें नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद कंपनी आपको धारा 21 के अंतर्गत एक नोटिस देती है, और इस नोटिस को कहा जाता है मतलब आर्बिट्रेशन प्रक्रिया चालू करने का। या तो ये 4-5 आपको एडवोकेट्स या आर्बिट्रेटर के नाम दे देगी और आपको कहेगी आप इनमें से किसी एक को चूज करो, किसी एक को चूज करो। या आजकल क्या नया खेल शुरू किया है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, मतलब संस्थाएं बनी हुई है। तो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, ये 3 आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है, आप तीनों में से किसी एक को सर्च करो, मतलब तय करो, और तय करके हमको जवाब दो। हम लोगों के दिमाग में क्या रहता है, अरे यार इन्होंने 6-7 नाम भेज दिए, हमें को इनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जयपुर से जब मैं यहाँ आया, मेरा शहर मतलब मेरे राज्य का शहर हमारी राजधानी में आया, फिर भी मुझे होटल बुक करनी थी ना। मैं चाहता तो ऑनलाइन देख के कोई भी होटल बुक कर लेता, और वहाँ पे 100 स्क्वायर फीट का रूम लंबा चौड़ा दिया जाता। लेकिन मैंने फोन किया भाई साहब कि सर मैं जयपुर आ रहा हूँ, तो इन्होंने सारा काम छोड़ के 2-3 होटलें सर्च की, और फिर सर ये बेस्ट है। यानी मैंने किस पे विश्वास किया, ऑनलाइन पे नहीं, ऑफलाइन पे। अब इन लोगों को जिनको हम जानते ही नहीं कि ये वकील है कि नहीं है, ये कानून का ज्ञाता है कि नहीं है, ये ट्रिब्यूनल है कि नहीं है,
हम कैसे इन पे विश्वास करते हैं? तो हमको इस नोटिस के कंटेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है और हम अपनी आपत्ति थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या मेल के द्वारा अपनी आपत्ति इनको भेज देते हैं। जिसने भेजा उसको भेज दो, काफी है, सबको भेजने की जरूरत नहीं है। अब ईमानदारी क्या है? आर्बिट्रेशन एक्ट कहता है कि दोनों पक्षों की रजामंदी है तो ही आर्बिट्रेटर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फिर ये लोग क्या करते हैं? लोगों को हरेस करने के लिए ये फिर आपको नोटिस आएगा आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का या फिर आर्बिट्रेटर का कि मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी भी आपत्ति दे देते हैं, अरे भाई तुम मान न मान में तेरा मेहमान, तेरी जरूरत ही नहीं है, हमने तुम्हें परमिशन दी नहीं है, तुम कैसे बन गए? अपन इसको ऑब्जेक्ट करते हैं। उसके बाद भी ये अपने को फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग, थर्ड एंड फाइनल हियरिंग के लगातार अपने को नोटिस भेजते हैं। तो एक बात बता दूं, आर्बिट्रेशन में आपने आज तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट देखे हैं ना, उसमें सारे जजमेंट जो होते हैं उस जजमेंट में कहा जाता है कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति अमान्य है। यानी कि जब किसी एक व्यक्ति ने आर्बिट्रेटर पर आपत्ति जाहिर कर दी कि मैं आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेशन कर ही नहीं सकते। लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं? हम मेल खेलते रहते हैं और मेरा कहना ये होता है कि जब भी कोई जवाब दो तो वह या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के साथ दो, साथ में मेल करते हैं। और हम क्या करते हैं? कई लोग गलती करते हैं, जवाब देते ही नहीं। दूसरी बात, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, सारे अगर आपने 5 बार रिप्लाई कर भी दिया इनटू, अब मान लीजिए कि स्पीड पोस्ट हो गई है 42, ये हो गया 210 रुपये खर्चा, 210 रुपये खर्चा। लेकिन हम, और अगर आपने प्रिंट निकाल दी 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा, एक आर्बिट्रेशन कितने में खत्म हो रहा है? 300 रुपये में। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हमको पोस्ट करनी पड़ती, बड़ा जोर आता है। आपको मालूम है महाराष्ट्र के जो डॉक्टर साहब हैं, किसको याद है उन्होंने एक बात कही थी, मैंने कितने नोटिस के जवाब दिए? याद है? किसी को याद है? लाइन में कहा था उन्होंने, उनका लोन है इतना, आगे कुछ लिखता हूं, सिया इतना लोन है उनका, ठीक है। तो उन्होंने एक बात कही थी लाइन में, अगर आपने देखा हो कि मैंने उनको इतने नोटिस के जवाब 700 प्लस रिप्लाई, हाँ आपने सुना होगा, उन्होंने कहा 700 प्लस रिप्लाई दिए। किसी ने डॉक्टर साहब को पूछा कि सर मेरी, डॉक्टर साहब से पूछा मेरी इस कंपनी का लोन है, मैं नहीं भर पा रहा हूँ, सेटलमेंट हो जाएगा? उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया कि उस कंपनी का लोन मेरा इतना था और मैंने सिर्फ एक EMI पे की और सेटलमेंट हुआ इतने %। सोचिए आप लोगों के दिमाग में हमेशा एक बात रहती है, मैं लिंक से नहीं भटक रहा हूँ लेकिन बात कह रहा हूँ, लेकिन सेटलमेंट इतने कम परसेंटेज में कैसे कर देते हैं? आपको मालूम है? जितने लोन आपको भी नहीं मालूम है ना, उतने लोन आपकी कंपनी को मालूम है। मेरी इस बात से कौन तकल्लुफ लगेगा कि मैं खुले रूप से कह रहा हूँ कि भाई साहब सोनी जी को भी ये मालूम नहीं होगा कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। यानी कि आपको याद है आज तक आपने कितनी बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है? लेकिन कभी आपकी सिविल आप चेक करोगे आपको नजर नहीं आएगा। उनका सिस्टम ऐसा है कि कितनी बार आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, कितनी बार आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, कितनी बार सोशल मीडिया वाली एड पर आकर इंटरेस्टेड में आपने क्लिक किया है, वो सारा आपकी हिस्ट्री वहां पे शो हो रही है। वो हम ट्रैक नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, पैसा बाजार से अपनी सिविल स्कोर डाउनलोड करते हैं फ्री वाले, और वो सब सिविल स्कोर चेक करते हैं तो उनके अकाउंट से चार्जेस करते हैं। तो वहां डिटेल एनालिसिस आता है, क्या ब्लड का पूरी रिपोर्ट आती है आपकी। तो यही कारण है
एक ही चीज है, आपने हर नोटिस का प्रॉपर उत्तर दे दिया, आपके पास हर जवाब की कॉपी, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट। कई लोग गलतियां करते नहीं निकालते, जबकि मैं बोल बोल के ट्रैकिंग रिपोर्ट 5 बार के आपने रिप्लाई संभाल के रख लिए, जो भी मेल कर रहे हो उनकी प्रिंट आउट निकाल कर रख लो। अगर व्हाट्सअप कर रहे हो, जैसे एक आर्बिट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ऐसे उसका नाम शुरू में ज़्यादा नाम नहीं लूंगा, क्या वो क्या कर रहा है मालूम है, नोटिस भेज रहा है, वो उस पते पे है ही नहीं, उस एड्रेस पे है ही नहीं, आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेजोगे लौट के आएगी। तो लौट के जैसे आती है, आपके पास बहुत बड़ा एविडेंस हो गया, कल कोर्ट में आ भी जाए ना, जज साहब देखे अच्छा फर्जी हो, तो अब आप देखना जैसे ही आपके मैटर में अवार्ड पास हुआ, तब अवार्ड आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है। बाकी भले ही मेल नहीं करते हैं, इनका एक रजिस्टर्ड पोस्ट क्या है, और हमारे 5 जगह, ठीक है ना, उनका एक तीर आ रहा है और हमारे दुनिया से निकला हुआ तीर डायरेक्ट 5 बन के जा रहा है, काट के आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी अवार्ड पास कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक चीज जरूर है कि सेक्शन 17 के अंदर इंट्रीम अवार्ड करके ये हमारे बैंक अकाउंट को होल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अपनी बैंक को अग्रिम नोटिस दे देना चाहिए, वो फॉर्मेट भी अपने पास रेडी है, आपको दे दूंगा, चाहिए तो मांग लेना आर्बिट्रेशन से पहले। अब एक बात बताऊं, ये पूरा प्रोसेस आर्बिट्रेशन का है, और ये आर्बिट्रेशन का प्रोसेस अगर आपने रेगुलर जवाब दे दिया, अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑनलाइन आर्बिट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मैं नाम नहीं बोलूंगा, सुना होगा आपने वीडियोस के अंदर, डायरेक्ट फटकार लगाई और डायरेक्ट खारिज। मतलब अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो ये एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे, अगर आपने जवाब दे दिया है तो ये एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाएंगे। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया के अंदर आप इतने हरेस हो जाते हो, अरे सर मैंने जवाब दिया तो भी मुझे नोटिस आ गया, मैंने जवाब दिया, मैंने कल जवाब दिया, परसों वापस नोटिस आ गया। अरे यार, हम भी किसी से अगर 10 लाख रुपए मांगते हैं ना, तो हमारी जान कितनी चलेगी। तो ये इनकी प्रक्रिया कर रहे हैं और अपने को जवाब देना है, अपने को उनसे पैसे लगे, बात अलग है, मुझसे जुड़ोगे एक बार लगता है, लेकिन जब मैं आपको जवाब भेजता हूँ तो अपने को प्रिंट निकालने के 10 रुपये लग रहे हैं, पेन से लिखना है, कोई टाइप नहीं करना है। मैं आज आपको वो फॉर्मेट बता दूंगा कि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, अगर आपके पास सिस्टम है, कौन जानता है सिस्टम में होता है कैसे करते हैं आप, तो ये मौका मैं आपको दूंगा बोल देगा। मतलब एक तो PDF से वर्ड में फॉर्म एडिट करना, और दूसरा डायरेक्ट मोबाइल से करने वाला मालूम है आपको, गूगल लेंस वाला, गूगल लेंस वाला सबसे बढ़िया तरीका है। इंसान अपने मोबाइल में टाइप कर देता है, कई बार जाना ही नहीं हुआ। तो हमारी जो PDF मिलती है ना, आप केवल उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको क्रॉप कर दो, फोटो बना दो, फिर आप जो गूगल सर्च करते हो वहाँ पे एक लेंस ऐसी आकृति बनी हुई है, ये ऐसी आकृति बनी हुई है, उसको क्लिक करो, उसको क्लिक करके सारे फोटो खुल जाएंगे, उस फोटो को सेलेक्ट करो, ठीक है, फिर सेलेक्ट ऑन पूरा मेटल कॉपी, फिर उसको अपनी मेल पे डालते प्रिंट निकालो। मतलब कुछ भी आप करने के लिए। अब यहाँ पर कोई सवाल किसी का, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे में। उन्होंने मेरे से वो ले लिया मैंडेट क्या राइट, अब बोले सर एक दिन में 6 बार हिट करते हैं अकाउंट को, वो भी 1100 रुपये, पूरा अमाउंट नहीं करते, कभी 1100, 3500, 300 रुपये तक का भी किया, वो अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया, उसमें लिंक लग गया, उसका अमाउंट जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो होल्ड में चला गया, मैं बैंक चला गया, बैंक वाले कह रहे हैं कि ये इतने मल्टीपल हिट्स हैं। मैंने उनको मेल भी कर दी, RBI की गाइडलाइन भी भेज दी कि भाई आप मल्टीपल टाइम एक बिलिंग साइकिल में नहीं कर सकते हो, वो एक दिन में 6 बार कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा जब तक आप मेरे को ये जो फंड मेरा लीन लग गया इसको हटवाओ, तो दूसरा मेरे जो 4,500-5,000 रुपये के बाउंस चार्जेस लग गए, इसको तुम मेरे को रिवर्स करो पहले, उसके बाद मैं पैसे दूंगा। मैंने ये कम्युनिकेशन फोन पे और मेल पे कर लिया, लेकिन सर वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, हरेसमेंट वाले कॉल आते हैं, अलग अलग एजेंसी से आते हैं, अलग अलग आते हैं, मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा कि मैं छोटा सा अमाउंट है, ओनली इशू ये है कि उन्होंने मल्टीपल टाइम हिट कर, आज भी किया
अकाउंट में लीन लगा है और मेरा अकाउंट होल्ड पे चला है। लीन नहीं लगता है, होल्ड होना लीन होना एक अलग चीज है। मतलब माइनस जैसे मेरे अकाउंट में अब देखो आपके अकाउंट में 10,000 थे, हाँ, हर हिट होने पर आपके 200 300 200 300 रुपए जो भी है 500 वो रुपए कटते हैं। 500 रुपए 90 रुपए का कट कट के आपका खाता जो है वो माइनस में चला गया। तो शुरू में तो सर 3 बार तो माइनस में गया, उसके बाद यस बैंक ने क्या किया, माइनस में डालने की बजाय अकाउंट माइनस में शो कर रहा है और अमाउंट होल्ड पे डाल दिया, वो काट नहीं रहे पैसे। नहीं, अमाउंट तो आपके अकाउंट में है ही नहीं ना, नहीं है ना, पैसा था उसमें। पैसा था तो पैसा तो माइनस में चला गया। मैं वही कह रहा हूँ कि 3 बार तो माइनस चला गया, उसके बाद अब वो अकाउंट से कट नहीं रहा पैसा, 2 अमाउंट शो कर रहे हैं कि विड्रॉल अमाउंट तो माइनस में दिख रहा है और एक्चुअल अमाउंट दिख रहा है 9,500 10,000। अब वो बैंक वाले भी कह रहे हैं कि इसको हटवाओ, लॉन डिपार्टमेंट में जाकर हटवाओ, ये लीन लगा हुआ है। एक बात को, आपके अकाउंट को लीन करना, होल्ड करना पावर सिर्फ और सिर्फ सरकारी एजेंसियों को या उस संबंधित बैंक को है जिस बैंक से आपका लोन है। तो मल्टीपल हिट की वजह से नहीं है आपके हिसाब से, ये इसका कोई और सर रीजन? आर्बिट्रेटर मल्टीपल हिट में एक ही चीज होती है, मल्टीपल हिट में अगर बैंक चाहे तो आप बिना आपको सूचना दिए या सूचना दे के आपके ईसीएस को स्टॉप कर दे, जो आपके लिए पॉजिटिव होगा। हाँ वो तो बढ़िया है, कुछ बैंकें करती है ऐसा। मैंने मेल यही किया कि इसको बंद कर दो, तो मल्टीपल हिट कर रहा है ये। और ऐसे अगर मल्टीपल हिट करे ना तो मल्टीपल हिट जब करती है, लोग नहीं कहते यूट्यूब पे कि अगर आप ईसीएस बंद करवा देंगे, यदि आप एक चाय मुझे दे देना, मुझे चाय की बुरी आदत है, दिन की 20 लेता हूँ, तो मल्टीपल जब ईसीएस हिट कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट एक मेल डालो कि 7 दिन के अंदर मुझे स्पष्टीकरण दो, अदरवाइज मैं ईसीएस बंद करा दूंगा और ईसीएस बंद करा दूंगा। दूसरी बात, बंद कराने के लिए आपको बैंक भी नहीं जाना। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो, आपके उसके अंदर ही आपको पावर दे रखा है, ऐप है, आप ऐप से बंद करा दो। और जो कहते हैं ना 420 का मुकदमा दर्ज होगा, 406 का होगा, तो एक बात ध्यान रखना, 420 और 406 जो होते हैं ना, कि आप इंटेंशनली अगर ऐसा कुछ करते तो उनके लिए। जब वो 6 बार हिट कर रहे हैं तो पहले तो वो गाइडलाइन लाए कि वो कैसे हिट कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये बात मालूम है, जितना अकाउंट आपका माइनस हुआ उतना उनका भी हुआ। और ये भी बोल रहा था कि हमारे में तो नहीं कट रहे हैं। मैंने कहा तो क्यों कर रहे हो हिट, आपको मालूम है? भाई आपने कभी सोचा, आपके अगर 180 रुपए माइनस हो रहे हैं तो उनके भी 180 माइनस हो रहे हैं। अगर उन्होंने मल्टीपल टाइम यानी कि 10 टाइम उन्होंने हिट कर दिया, आपके कितने हुए? 1800। उनके कितने हुए? लेकिन आप तो उनके अकेले इकलौते कस्टमर हो नहीं, तो वो कितने लोगों के करते होंगे और उनके खाते कितने माइनस में जाते होंगे। अब सोचो, ये बैंक लॉस क्यों खाती है? बैंक में एनबीएफसी ये लॉस क्यों खाती है? आप ये मानते हो? एनुअल सर 560% का एनुअल, उसमें जब कैलकुलेट करना 560% का पेनल्टी और उसके चार्जेस लगे, 560% का बैठ का नहीं, मैंने ये पूछा कि इतने लोगों के, हजारों लोगों के ये मल्टीपल हिट क्यों कर रहे हैं जबकि उनका खाता भी माइनस हो रहा है। सर 10 लोगों को में से भी निकल आए ना पैसे, तो वो उनका रिकवर हो जाएगा। ये है मुद्दे की बात कि कुछ लोगों ने सिविल स्कोर को अपनी मूछे मान के रखा हुआ है। अब मेरा सिविल स्कोर, बात तो ऐसा करते हैं क्या कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सिविल स्कोर मेंटेन करके, तो कुछ लोग केवल सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए इनको 100% पेमेंट करते हैं और इनका कटता है 180 है, लेकिन ये बाउंसिंग चार्ज कितना काउंट करते हैं? 500 प्लस GST 590। तो ये वहां पर जो 320 रुपए का बेनिफिट है, एक हिट पे इनको ये बेनिफिट मिल रहा है। अगर उसमें फोरक्लोजर में थोड़ा बहुत इन्होंने अगर मेंटेन भी कर दिया तो भी बेनिफिट तो इनको ही है। और दूसरी बात, कई लोग जो है ना, जैसे आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ, जो लोग आईटी में काम करते हैं, एफएमसीजी में काम करते हैं, उनके दिमाग में भूत चढ़ा होता है, तो वो लगभग फोरक्लोजर करते हैं, सेटलमेंट नहीं करते। तो उनको 90% लोगों से जो बेनिफिट मिलता है ना, 10% लोगों में परवाह नहीं होती। अपन खुद सोचे ना, 10-10, 15-15% में सेटलमेंट क्यों करते हैं?
क्योंकि दूसरी तरफ कमा रहे हैं, सर कोई दिक्कत ही नहीं है। और सर एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, रिकवरी के कॉल आते हैं सर, दो तरह के फेस हैं इनके, एक गुड कॉप है, एक बैड कॉप है। गुड कॉप आपको कॉल करके ना प्यार से बात करेगा और तुरंत जैसे ही किसी ने आपसे बदतमीजी किया कुछ भी, दूसरे बंदे का फोन आएगा आधे घंटे बाद कि सर प्लीज़ आप ये करवा दीजिए, सर हम तो आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। जो लगता है ये एक ही एजेंसी से कॉल आ रहे हैं और दो तरह की बात कैसे कर रहे हैं। और दूसरा आदमी ये कहता है कि ये कर दूंगा, वो करता है, घर पहुंच रहे हैं और तू कहाँ पर है, अभी जस्ट अभी बाहर गया था, वो मेरे कॉल करके बोल रहा है तू है कहाँ अभी बता। और अभी उसके बाद 15 मिनट बाद कॉल आता है कि सर प्लीज़ वो करा दीजिए, हमारी क्लोजिंग है सर, हमारा टारगेट पूरा हो गया। कहाँ हुआ बता देते ना, डॉक्टर रुद्र निवास आ जाए। मेरा बोल मुझे एक व्यक्ति ने, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ जब भी कोई लिंक आए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। एक व्यक्ति ने मुझे लिंक भेजा और मैंने जिसे लिंक पे क्लिक किया एक वर्ड आया उस पर एक्सेस। कभी भी ध्यान रखना, अगर एक्सेस मांग लिया एक्सेस मत दो। और दूसरी बात, घर में बीवी का नाम मोबाइल में चेंज कर लो, पापा का नाम चेंज कर लो, मतलब आप अपने कोडवर्ड ध्यान रखो। हमारी एक आदत है, हमारे संस्कार है, हम पिताजी को डैडी लिखेंगे, पापा लिखेंगे, पत्नी को होम लिखेंगे, स्वीट लिखेंगे, जो भी लिखना है। क्या मम्मी लिखेंगे, फादर को हाँ, पापा लिखेंगे, क्या ये चेंज करो। नाम लिखेंगे। अपने रिलेटिव्स जो अपने मेन रिलेटिव्स हैं उनको, और अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो बॉस, सीनियर बॉस, एमडी, सीएमडी, डायरेक्टर्स, ये कॉन्टेक्ट में आप ही से हटा दो। इनको एडिट कर दो, रखना है शॉर्ट लिखो। मतलब ये ध्यान रखना, ये एक्सेस क्या है, आपने जैसे ही एक्सेस दिया आपका डाटा उन्होंने एक्सेस कर लिया। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। एक्सेस वाली फाइल है, खैर मुझे ये सिर्फ 2 जनों ने भेजी है और 2 जो नहीं अपने से जुड़े हुए लोग थे। मैंने उनको फोन करके कहा कि आपने एक्सेस तो नहीं दिया। नहीं सर मुझे समझ भी नहीं आया क्या कहा, इसलिए आपको भेज दिया। मेरे को डायरेक्ट डिलीट कर, डायरेक्ट डिलीट कर। तो ये एक अपने को कोई अननोन लिंक आ जाए उसको क्लिक नहीं करना है। हाँ, बैंकों से, कंपनी से जो भी आपको ऑथराइज्ड मेल से अगर कोई मेल आता है तो वो ये चीज नहीं करता है, वो ये चीज नहीं करता। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। सर आइए। तो ये चीज अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हाँ। सॉरी सर, सर जैसे आप तक का तो हो गया सर, अब जब हमारा केस फाइल हो जाता है, आगे जब हमारा कोर्ट में जब हमारा केस फाइल हो जाता है, आर्बिट्रेशन से अपील हो गए, डील हो गया, फिर आपके नहीं उसकी उसका 3 साल या 4 साल भविष्य में आगे जाके कुछ ना कुछ तो अंकित जी, मिलेगा। मतलब मेरे पास कौन आएगा, मैं मेरा सिविल रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। आइए। आपने एक बार शेयर किया था, नहीं। सुन रहा था कि आपका बिल्कुल जीरो हो गया था। ये मेरा गूगल पे अकाउंट है, खुल गया। पासवर्ड दो। इसमें सिविल स्कोर आता है, क्या आता है, चेक योर सिविल स्कोर। अब देखना ऑन डेट, ठीक है। अब सी फुल रिपोर्ट में जाइए और कहाँ से आएगी टाइम डिटेल, यहाँ आएगी। ये लोन दिख रहा है आपको, कौन सी बैंक का है, कितनी राशि का था, लेकिन कब का था ये, 2003, यानी कि आज से 22 साल पहले से 50,000 का लोन बड़ी चीज थी, छोटी चीज नहीं थी, ठीक है। अब लिया कब था और क्लोज कब हुआ, कितनी ईएमआई भरी, एक भी ईएमआई आपको भरी हुई दिख रही है, क्लोज क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एक भी ईएमआई, मतलब ये मेरा सिविल स्कोर है। आप देखो, आपके सामने खोला है, वो मैं ज्यादा जादूगर आचरण नहीं हूँ, ठीक है ना। सुनो, मतलब एक भी ईएमआई नहीं भरी। 2003 का लोन सेटलमेंट कब किया, 2016, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसके बाद 2016 के बाद आप देखना, ये एसबीआई से मेरा होम लोन दिख रहा है,
एसबीआई से मेरा एक और होम लोन दिख रहा है, एचडीएफसी से मेरा कार लोन दिख रहा है। अब ये देखना, ये कार लोन कब लिया है? 2021 में, ठीक है। इसके बाद एचडीएफसी से यूज्ड कार लोन कब लिया? 2016 की बात का, ठीक है। इसके बाद अपन नीचे चलते हैं, इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड 2019 में, ठीक है। और नीचे चलते हैं आदित्य बिरला कैपिटल 18 में लिया, 2016 के बाद 18 में लिया, ठीक है। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लोन 18 में लिया। सब बताता हूँ मैं, अरे बताता हूँ मैं, देखो ना इधर देखो, इधर और देखो, और देखो, ठीक है। ये बजाज फाइनेंस का कंज्यूमर लोन 2018 में, ये देखो अच्छा लाइन दिख रही है लंबी, लोन की लाइन लंबी दिख रही है, ये सारे, जबकि सारे लोन मैंने 2017-18 के बाद लिए और सेटलमेंट मैंने किया 2016 में। एक बात कहूँ, आपका वक्त अच्छा है तो कोई भी ऐसा फोन आ जाए जिसमें सामने वाला अपने आप को पुलिस बता रहा हो, कस्टम ऑफिसर बता रहा हो, किसी बड़े डिपार्टमेंट से बता रहा हो, ईडी से बता रहा हो, ठीक है, और वो जैसे ही आपसे बात करेगा ना, क्या वो आपसे कहेगा व्हाट्सएप कॉल करो, और जैसे आप उसको व्हाट्सएप कॉल करोगे तो जैसे अभी नरेंद्र जोशी बैठा है, पीछे दीवार है, लेकिन उनकी दीवार के पीछे डेकोरम मेंटेन है, पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर दिखेगी, पीछे पुलिस के सिंबल बैठेंगे, जो बैठा होगा कंधे पे उसके सितारे मिलेंगे, यहाँ पे नेम प्लेट मिलेगा, शेव वगैरह किया हुआ, क्लीन ऐसा लगता है ऑफिसर बड़ा, और पूरी तरीके से आपको ऐसा उलझा देगा और आपकी ऐसी ऐसी अंदरूनी बातें आपको बताएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि ये आपके ब्रेन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। व्हाट्सएप कॉल आपका चालू ही रहेगा, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होने देगा, बैटरी चार्ज नहीं कर पाएगा आपको, और माहौल ऐसा बना देगा कि आप अपनी बीवी के पास भी जाओगे ना, आप उसको नहीं कह पाओगे, आपको एकांतवास में कर देगा। अब इनके साथ क्या हुआ, ये जो मैं जिनकी बात बता रहा हूँ, इनको डिजिटल फ्रॉड में इसी तरह फंसाया और 12 दिन तक इनको डिजिटल अरेस्ट रखा, जबकि कानून में डिजिटल अरेस्ट शब्द का प्रावधान ही नहीं। गिरफ्तारी का प्रावधान क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है, जो प्रावधान है कानून के अनुसार। अब उसमें भी अगर आपको अरेस्ट करती है तो बाकायदा आपके परिचित को सूचना देनी होगी, गिरफ्तारी का मेमो तैयार होगा, बीएनएसएस में नए कानून बने, बाकायदा आपकी रिकॉर्डिंग होगी उसकी, आपके परिचित को सूचना दी जाएगी, अपने लीगल एक्सपर्ट से आपको राय लेने का अधिकार प्राप्त होगा। अगर कोर्ट से वारंट आया तो कोर्ट से वारंट की तामील में भी उनको वही प्रोसेस पूरा फाइल करना पड़ेगा। तो अपन क्या होता है कि जो व्हाट्सएप कॉल उठाने की होती है ना, यार किसका फोन है, उठा लेते हैं, बड़ा शौक है लोगों को। और हमारे कई साथियों को तो आप बुरा मत मानना, लेकिन महिलाओं की तस्वीर देख के फोन उठा लेते हैं, व्हाट्सएप पे डीपी एक लड़की की देखी नहीं कि यार उससे बात कर लेता हूँ, उठा लेते हैं, मतलब होता है। अब व्हाट्सएप कॉल उठाया, अब ब्रेन वॉश हो गया। ब्रेन वॉश इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है कि आप उसके चक्रव्यूह से बाहर ही निकल, आप सोच ही नहीं सकते, आपको लग जाता है ये पूरा सिस्टम है। क्यों? वो वहीं से लोकल पुलिस स्टेशन फोन ट्रांसफर करेंगे। अब वो लोकल पुलिस स्टेशन आपके एरिया का होगा, भाषा भी आपके एरिया की होगी, लेकिन वास्तव में वो लोकल पुलिस स्टेशन आपका नहीं होगा। जैसा कई बार रिकवरी एजेंट करते हैं, हमारे इन्हीं को फोन किया कि आपके लोकल पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन का नाम दिया, चलो आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा, पार्टी कट जाती है। और जब वहां जाओगे तो मालूम पड़ा कि इस नाम का कोई सिपाही है आपका, कोई पुलिस ऑफिसर है, हाँ है, इन्होंने फोन किया, उनके पास जाके आप बात करोगे, अरे नहीं मैंने तो कोई फोन नहीं किया। मतलब एक खौफ बैठा दिया, डर बैठा दिया, आदमी डर के जाएगा किसी तरह दबाव। तो डिजिटल अरेस्ट में इस व्यक्ति ने अलग अलग बैंकों से एक ही टाइम में अप्लाई करके पैसे लोन लिए और लोन लेकर राशि चुकाई, और उसके बाद जब ये डिजिटल अरेस्ट ब्रेक हुआ, टूटा, तो इसने वापस एफआईआर दर्ज कराई
अब एफआईआर में क्या होगा, एफआईआर में क्या होगा? आज हमारे खाते में भी लाखों रुपए आते हैं, अपने सबके खाते में आते हैं, लेकिन क्या लाखों रुपए खाते में रहता है? वो तो निकल जाता है। और ये चोर तो पहले से ही उनका इंतजाम कर लेते हैं। इसलिए अपने को भी ये चीज ध्यान रखनी है, व्हाट्सएप चैट कम्युनिकेशन मोड नहीं है क्या? ये बात जरूर है। 25/9/2025 को अभी सुप्रीम, जब मैं ब्लैक बोर्ड पे आऊंगा उस चीज पर डिस्कशन करूंगा, तो वहां व्हाट्सएप की बात मुझे पूछ लेना। लेकिन व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वॉइस कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, इनसे आपको हमेशा बच के रहना है। यही बात मैंने इनको कही थी, अंकित जी को जब जुड़े थे मुझसे, तो मैंने कहा कि मेरे फोन बुक में 31,000 नंबर से है, लेकिन इनके नाम पहली बार आया, ये अंकित जी। एक्चुअली क्या होता है, अभी मुझे एक बंदे ने, आप जिस भी सेटलमेंट एजेंसी या इनको किसी को जब हायर करते हैं ना, इनको कभी आप ये पूछो कि आपकी टीम में कितने लॉयर हैं, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। तो उनका जवाब रहेगा, सर हमारे पास लॉयर नहीं है, हमारे पास लीगल एक्सपर्ट की टीम है। मुझे एक साथी ने कहा कि वो कहते हैं कि हमारे पास लीगल एक्सपर्ट की टीम है। अब लीगल एक्सपर्ट की टीम कहां से होगी जब वो लीगल में गई नहीं? अब मैं एडवोकेट नहीं कह रहा, मैं लॉयर कह रहा हूं, जिन्होंने एलएलबी की हुई है, कि वो भी कितने लोग हैं वो बताओ। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट बना रखे, उसके हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं। और सेटलमेंट की बात भी करेंगे तो कहेंगे हम 30% 40% का सेटलमेंट करवा देंगे। हाँ, तो हम कहते हैं हमारी मेंबरशिप में जाके देखो, आपको 8% भी मिलेगा, 10% भी, 12% भी मिलते हैं।